हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। यस, आज के दिन की अगर बात करें, ठीक है, रोज अगर देखा गया मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती है दोस्तों कि वो पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक हर किसी के रडार के ऊपर आ जाता है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, एक बैंक हर किसी के रडार पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कौन से बैंक की? इंडसइंड बैंक की। यस, इंडसइंड बैंक ये कोई ऐसा वैसा एरा गैरा छोटा बैंक नहीं है, बहुत बड़ा बैंक है। आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी 50 का पार्ट होगा तो बैंक निफ्टी का पार्ट है, ठीक है। और कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये छोटी बैंक नहीं है। अगर आप इंडसइंड बैंक को चेक भी करोगे, ठीक है, तो इसके फाउंडर भी कौन है? तो हिंदुजा हम लोग को फाउंडर देखने को मिल जाते हैं। स्टिल हम कह सकते हैं प्रोफेशनल वेल मैनेज्ड कंपनी है, क्योंकि बैंक है, बैंक तो भाई एकदम कंट्रोलिंग स्टेक आरबीआई रखने नहीं देगा, बट फिर भी सिग्निफिकेंट स्टेक किसके पास देखने को मिल जाता है? हिंदुजा ग्रुप के पास देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली एरी गैरी कोई बैंक यहाँ पे है नहीं, काफ़ी बड़ी बैंक है। बट इस बड़ी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट है दोस्तों कि क्या बताऊं, ठीक है। लिटरली स्टॉक हम यहाँ पे कह सकते हैं 27% से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इतनी खराब हालत। सो सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि ये क्या, ये अगला येस बैंक तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। अगली कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। आपके अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, उनको भी क्लियर करेंगे। बट आप देख सकते हैं, देखिए इंडसइंड बैंक 27% तक गिर गया। लगभग 19,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट वैल्यू आज के एक दिन में उड़ते हुए देखने को मिल चुका है, एक दिन में, ठीक है। अगर पुराने दिन की अगर हम लोग बात करें तो 80,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप उड़ चुका है, ठीक है। 80,000 करोड़ मतलब भाई एक लार्ज कैप कंपनी होती है, इतना बड़ा मार्केट कैप कई दिनों से हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले दो डाउट लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं वीडियो बनाता हूँ भाई हर एक इंसान के लिए कि भाई जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देखे तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउट क्रिएट रह जाए और मैं आगे बढ़ूँ करके। तो सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में, जो बिगनर होते हैं उनके दिमाग में यही डाउट आएगा, अरे भाई ये 27% गिर कैसे गया? हमने देखा है भाई सर्किट होता है 2% का, 5% का, 10% का, 20% का, ये 27% कैसे गिरा है? तो दोस्तों याद रखना, जो कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करती है, डेरिवेटिव्स में जो स्टॉक होता है ट्रेड करता है, वहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगता है, ठीक है। वो 27 क्या 47 गिर सकता है, 50% भी गिर सकता है। तो इसलिए ये हमेशा बात सिखाई जाती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप जाते भी हो तो कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक के पीछे मत जाना, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक कभी भी ऐसा 30-40% गिर सकता है, इंडेक्स नहीं गिर सकता है यूजुअली, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले, कोई भी इंडेक्स में अगर आप एफएनओ करते हो तो शायद से इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल जाए। तो इसलिए बताया जाता है कि एक बिगनर ने एफएनओ अगर कर भी रहा है, जो कि करना तो नहीं चाहिए, पैसे तो नेट कुछ बनते हैं नहीं, बट अगर कर भी रहा है तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट से तो दूर ही रहना चाहिए। क्यों? इस प्रकार के एक्सीडेंट बड़े बड़े कभी भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये था पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट जो लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है, सर आपने तो कहा कि लोअर सर्किट लगता है नहीं यहाँ पे 27%, बट हम लोगों ने देखा बीच में लोअर सर्किट तो लगा था। तो यस दोस्तों, ये लोअर सर्किट मतलब कैसा होता है कि ऐसा लोअर सर्किट लगेगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो हॉल्ट रहता है, ठीक है, फिर वापस वो खुलता है, फिर वापस ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, फिर वो लगता है, ठीक है। तो ऐसा परमानेंट लोअर सर्किट नहीं रहेगा जो बाकी नॉन एफएनओ कंपनी में रहता है 2, 5, 10, 20% के हिसाब से। यहाँ पे तो मैदान खुला ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो मैंने हमेशा आपको सिखाई है कि अगर कोई भी कंपनी में गिरावट होती है तो पहले वाई ढूंढना सीखो कि क्यों गिर रहा है, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, क्या इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब क्या, ऐसा कोई आरबीआई की ओर से कोई खबर आ गई जिस चीज़ के चलते सभी के सभी बैंक यहाँ पे गिरे हैं तो वो एक्सटर्नल इशू हो गया? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो गिरावट है ना, ये इंटरनल, सिर्फ इंडसइंड बैंक के अंदर से कोई खबर यहाँ पे आई है, इस चीज़ के चलते वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इंटरनल गिरावट अच्छा यूजुअली नहीं होता है, फिर उसको मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी टफ काम वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक 27% तक यहाँ पे गिर गया। रीज़न क्या है? अगर मैं टाइटल की बात कर लूँ तो ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज इन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। अभी आप बोलोगे कि क्या इसका क्या अर्थ है? डिस्क्रिपेंसीज इन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो मतलब देखिए, बैंक के पास बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, मल्टीपल बिजनेस होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, लोन देना, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन से मल्टीपल, बहुत सारे डॉलर करेंसी बिरेंसी बहुत सारे होते हैं। सो ये जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है ना दोस्तों, वहाँ पे
अगर हम कहें तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, अकाउंटिंग होती है, ठीक है। एंड प्रॉपरली बैलेंस शीट पीएनएल आपको मेंटेन करके रखना होता है, ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। और खास करके बैंक्स को तो मतलब हर किसी ने रखनी होती है, बट बैंक्स में तो और भी ज्यादा सख्ती यहाँ पे पेश की जाती है, क्योंकि भाई लोगों का पैसा होता है उसमें, ठीक है। सो ये जो डेरिवेटिव का ये जो बिजनेस ये करते थे इंडसइंड बैंक वाले, सो वहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई ने बना के रखे हुए भाई कि इस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो नहीं की है, ठीक है। एंड आरबीआई को इस चीज से रिलेटेड शायद से हम कह सकते हैं, आरबीआई ने खुद से तो नहीं बोला है, बट उनके एक्शन से थोड़ा बहुत अंदाजा लगता था कि आरबीआई को लग रहा था कि कुछ तो डाउट है यहाँ पे, ठीक है, कि चीजों को प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड इसी चीज को लेकर आरबीआई ने नियम कानून कायदे भी बदले थे। 2024 से रिलेटेड नया नियम कानून कायदा भी हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। एंड आरबीआई ने ये बात भी बोली थी कि भाई अभी आने वाले समय में इन चीजों को मार्क टू मार्केट के हिसाब से प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। मार्क टू मार्केट मतलब क्या कि जो डेली प्राइस अप डाउन यहाँ पे होता है उस हिसाब से अगर आप प्रॉपरली अकाउंटिंग करोगे, या फिर एक चलो गैप रख कर अगर एक अकाउंटिंग करोगे कि हाँ भाई हफ्ते भर के हिसाब से प्राइस के हिसाब से हम डेटा रखेंगे, तो प्रॉपर एक्चुअल फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। बट इस चीज को इंडसइंड बैंक फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड इसीलिए आरबीआई को ये शक पहले से हम लोग को देखने को मिला था। एंड आरबीआई ने उनको बोला भाई कि आप इन चीजों को मार्क टू मार्केट के हिसाब से यहाँ पे लिखो, तब जाके चीजें यहाँ पे प्रॉपरली सामने आएगी। एंड आरबीआई का जो डाउट था वो सच निकलते आते हुए देखने को मिल गया। तो इंडसइंड बैंक ने बोला ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने इन सारी चीजों की इंटरनल ऑडिट शायद से किया होगा, इस चीज को कैलकुलेट किया। एंड फाइनली हम कह सकते हैं इंडसइंड बैंक ने खुद से बोला, खुद से, कि हाँ भाई हमारे नेटवर्थ में 2.35% का हिट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर अकाउंट डिस्क्रिपेंसीज मतलब धांधलेबाजी आप कह सकते हो, प्रॉपरली चीजों को रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो नहीं किया है। एंड इस चीज के चलते 2.25% तक का नेटवर्थ में आपको गैप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर 2.25% का नहीं होता है, मैटर ट्रस्ट का होता है, ठीक है। मतलब आरबीआई को यहाँ पे आना पड़ा, आरबीआई की चीजें बोलनी पड़ी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आरबीआई के जो नए नियम थे ना अप्रैल 2024 के हिसाब से, उन्होंने बोला कि कंप्लाई करो, जो उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया था, ठीक है। और जब आरबीआई ने बहुत जोर लगाया तब जाके ये चीजें हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। तो इंडसइंड बैंक ने अभी क्या यहाँ पे अनुमान बताया है, क्या एक्सपेक्टेशन बताया है कि शायद से हम कह सकते हैं कि जो नेटवर्क में जो गैप देखने को मिलेगा कितना निकल कर आएगा, 1600 करोड़ मिनिमम से लेके मैक्सिमम 2000 करोड़ तक का गैप निकल कर आएगा। मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं दोस्तों ये आने वाले समय में प्रॉफिट को हिट करेगा, ठीक है। अभी ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, चलो मैं बोलता हूँ 2000 करोड़ का प्रॉफिट के ऊपर गैप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली चीज क्या होगी, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी भाई इनको आने वाले समय में, ठीक है। तो बस यही चीजें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है कि अभी Q3 तो खत्म हो गया, तो अभी यही बोला जा रहा है कि शायद से इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉस है, ठीक है, Q4 में क्या करना पड़ेगा, या फिर ये भी बोला जा रहा है और लिखा है Q1 ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 जब स्टार्ट होगा उसमें, मतलब आइदर Q4 में या फिर Q1 में इनको क्या करना पड़ेगा, अभी ये 2000 करोड़ को, 2000 बोलो 1600 करोड़ बोलो वॉट, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना मतलब क्या भाई, ये लॉस को उनको बुक करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग डालनी पड़ेगी। मतलब अगर बैंक ने अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि 1500 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है, बट अभी इनके पास 2000 करोड़ मान के चलो नुकसान है, तो 2000 करोड़ के हिसाब से प्रोविजनिंग अगर डाल देते तो ये बैंक लॉस में आ सकता है आने वाले क्वार्टर में। ये रिस्क अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए अभी आप देख सकते हैं, देखिए आरबीआई की एंट्री हो गई, तो अभी बैंक ने भी बोला है कि भाई उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर अभी अपॉइंट किया है, इन सारे ट्रांजैक्शन को अभी वो रिव्यू करेंगे और इसकी फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर, ठीक है। सो 31 मार्च 2025 तक शायद से, मैं अगेन कह रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, उन्होंने खुद बोला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो अभी नया ऑडिटर यहाँ पे आएंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, सो वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे और रिपोर्ट यहाँ पे पेश करने वाले हैं। और आरबीआई की निगरानी है भाई इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली अभी आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो खुद कंपनी के प्रमोटर, मतलब इंडसइंड बैंक के प्रमोटर भी यहाँ पे सामने आए, उन्होंने बोला भाई हम तो लिक्विडिटी को लेकर अश्योर करेंगे, कोई अभी मार्जिन कॉल्स यहाँ पे नहीं करके। बट इस पॉइंट को लेकर भी काफ़ी लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इंडसइंड बैंक अगर देखा गया प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी के हिसाब से, बैंक्स में यूजुअली वही होता है ना मैनेजमेंट, तो उन्होंने आके स्टेटमेंट देना चाहिए। तो प्रमोटर आके स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे, इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी लोगों मतलब खटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड वर्स्ट बात ये है कि उन्होंने कितना भी अश्योरिटी यहाँ पे दी ही,
ठीक है, अपनी सफाई दी, कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, शेयर प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लगातार शेयर प्राइस गिरते ही जा रहा था। मतलब लोग उनके बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ये चीज़ें वापस एक बार हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। एंड ये पॉइंट इसके पहले भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्यों पता है, क्योंकि आरबीआई की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक के जो सीईओ है, ठीक है, अभी रिसेंटली में भी मैंने वीडियो बनाया था, वो एक अपडेट दिया था आपको कि यूजुअली अगर आपको बैंक में सीईओ रहना है तो आरबीआई का परमिशन चाहिए। एंड आरबीआई यूजुअली आपको कम से कम 3 साल का एक्सटेंशन दे देता है, बट इनको कितने साल का एक्सटेंशन दिया, केवल 1 ही साल का। और ये सेकेंड टाइम हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए उनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिला है केवल 1 साल का। सो कंपनी के सीईओ भी यहाँ पे बोले कि लगता है कि आरबीआई काफ़ी अनकंफर्टेबल है मेरे लीडरशिप स्किल को लेकर। तो ये भी बात इंडसइंड बैंक के जो सीईओ है उन्होंने पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि इंडसइंड बैंक ने जो उनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके मेंटेन करना चाहिए, जो आरबीआई ने बोला था, उस पॉइंट को उन्होंने फॉलो नहीं किया। फिर आरबीआई ने सख्ती बरती, फिर उन्होंने इस चीज़ को माना, फिर उन्होंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद बोलते हैं कि भाई लगभग 1600 से 2000 करोड़ का नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। ठीक है, एंड अगेन मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम 1600-2000 करोड़ की नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट की है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये 1600-2000 करोड़ उनको तो अकाउंट्स में तो लेना ही पड़ेगा, इधर Q4 में या फिर उसके अगले Q1 में। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो तो हैम्पर होगी ही होगी। ठीक है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन करके रख रहा है। फिर ब्रोकर की तो एंट्री हो ही जाती है, सभी ब्रोकर ने भाई इनको डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जो बाय बोल रहे थे वो सेल बोलना स्टार्ट हो गए, टारगेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रोकर ने भी ये बात बोल दी, कौन सी, कि भाई काफ़ी इन्वेस्टर के मन में इन्होंने अपना ट्रस्ट को तोड़ दिया है। ठीक है, तो एंड वही ट्रस्ट को अभी रीगेन करने के लिए अभी काफ़ी क्वार्टर्स लगेंगे इंडसइंड बैंक को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये ब्रोकर्स की रिपोर्ट से आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली ना इतना सिंपल नहीं होता है भाई, ट्रस्ट तो ऐसे कांच की तरह है, नीचे फेंक दो टूट गया, वापस जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड अगर करना भी है तो बहुत सारे क्वार्टर्स उनको लगातार यहाँ पे लगेंगे रिकवरी करने के लिए। ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। एंड अगर इस तांडव की बात कर रहे दोस्तों, तो इसमें तो चलो रिटेल इन्वेस्टर तो रहते ही है हर जगह पे, बट म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस, म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 7000 करोड़ इंडसइंड बैंक के चलते म्यूचुअल फंड को झटका यहाँ पे लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें फरवरी का डेटा को लेकर, तो 35 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके पास इंडसइंड बैंक है, लगभग 20.88 करोड़ के शेयर उनके पास है। एंड अगर हम लोग वैल्यू की अगर बात कर ले, ठीक है, तो वैल्यू कितना था, पहले 20,670 करोड़ का वैल्यू था, बट अभी जो स्टॉक करेक्ट हुआ है, गिरा है, उसके बाद अभी 13,770 करोड़, मतलब मोटा मोटी 7,000 करोड़ उड़ गया है। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड को भी जोरदार झटका यहाँ पे लगा है। अभी आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, बट आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर किसी को झटका यहाँ पे लगा है तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी से पहले उनके पास कितना था इंडसइंड बैंक में अमाउंट, अभी क्रैश होने के बाद कितना बचा है। ठीक है, सबसे बड़ा झटका उनको है। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को है, फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड को है, फिर यूटीआई, फिर निप्पॉन, फिर आप सो ऑन यहाँ पे चेक चाहो तो यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को भी झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो सारी चीज़ों को तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अभी जैसे कि आपको पता है व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। सो आगे क्या करना है, तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कि अभी या आरबीआई के रडार के ऊपर तो पहले से ही था, डाउट ही था उनको, अभी तो एकदम ही आप कह सकते हैं कि एकदम ज़बरदस्त स्क्रूटनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आरबीआई तो पीछे ही पड़ा है। सो जो ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर जो उन्होंने अपॉइंट किया है, सो वो अभी अपना काम यहाँ पे करेंगे एंड फिर अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि Q4 के एंड में, मतलब 31 मार्च 2025 तक हम लोग को शायद से ऑडिट रिपोर्ट आते हुए देखने को मिलेगी। एंड उसमें क्लियर कट पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना, ये तो उन्होंने इंटरनली कर लिया। ठीक है, अभी एक्सटर्नली देख लेते हैं। एक्सटर्नली मतलब हम क्या, एंड वो भी आरबीआई की निगरानी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, येस बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक्सटर्नल रवनीत गिल को बुलाया गया था, फिर वो ऑडिट हुआ था और बाद में पता चला था। ठीक है, तो अभी इंडसइंड बैंक में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्टली इसको येस बैंक नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिले। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बोला ना, अमाउंट नहीं होती है, प्रॉब्लम ट्रस्ट का होता है कि आप इतनी बड़ी बैंक हो यार, इतनी बड़ी बैंक और इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, सो डेफिनेटली अभी लेट्स सी, आगे जाके बड़े प्लेयर्स ही डिसाइड करेंगे अभी क्या करना है। बड़े बड़े लोगों का पैसा इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी वो मार्च के ऑडिट रिपोर्ट तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यही देखने वाली यहाँ पे बात है, क्योंकि ये लिटरली लटकती हुई तलवार रहती है। अगर उस रिपोर्ट में अगर कुछ बहुत ही खराब निकल कर आया तो भाई और बैंड बच सकती है। ठीक है, अभी वो किसी को पता नहीं है, बट अगर रिपोर्ट में निकल कर आया नहीं नहीं भाई इतना ही डैमेज था,
क्या पता फिर शायद से थोड़ा कुछ कम बैक कर ले, बट ये काफ़ी हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक नेगेटिव टोन हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डिटेल में मैंने कवर करके रख दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।